हाय गाइस, मैं डॉक्टर प्रदीप्ति कारिया। आज के सेशन में हम लाइट रिफ्लेक्सेस, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेस्टेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो लाइट रिफ्लेक्सेस, जिसे प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस भी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारा सबसे पहला डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। क्या हो रहा है, अगर हम लाइट थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, आई के ऊपर, तो सेम साइड की जो आई है उसके अंदर जो प्यूपिल है उसका कंस्ट्रिक्शन है। तो लाइट कॉजेज प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन है, और डार्कनेस में डायलेटेशन। तो इसे कहते हैं प्यूपिल का जो रिएक्शन है, इसीलिए इसे प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। और ये जो रिफ्लेक्सेस है वो हमारी आई को अडेप्ट करते हैं बहुत ज्यादा लाइट आने वाली कंडीशन। इसकी रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कोई भी रिफ्लेक्स है ना, इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं: रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, सेंटर, मोटर नर्व एंड मसल फैक्टर। तो इसमें रिसेप्टर सबसे पहले आएंगे, लाइट रिसेप्टर्स, रोड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। फिर तो ये रिसेप्टर्स हो, फिर सेंसरी नर्व आएगी हमारी, सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व। फिर वहां से कहाँ जा रहा है, और यहाँ पे ये देखो ऑप्टिक नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व। तो ऑप्टिक नर्व से फिर जा रहा है यहाँ पे, सॉरी, ऑप्टिक नर्व से लेके ऑप्टिक प्लाज्मा, फिर ऑप्टिक ट्रैक, फिर ये वाला जो है ना वो थैलेमस में नहीं जाएगा। लाइट रिफ्लेक्स का जो पाथवे है ये जा रहा है एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ये यहाँ पे। इसके बाद में बाजू में प्रीटेक्टर न्यूक्लियस भी है। फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसके स्टार्ट हो रहे हैं, वो जाएंगे सीलियरी गैंग्लियन के अंदर। यहाँ पे बताया, ये देखो वापस जा रहा है ये वाला, यहाँ सीलियरी गैंग्लियन, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियन होता है हमेशा, वहां से शॉर्ट सीलियरी नर्व स्टार्ट होगी। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है जो शॉर्ट सीलियरी नर्व के पास होकर के जो हमारी आइरिस है इसके स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल्स को सप्लाई करेंगे। तो स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। दूसरा है कंसेंसुअल, इसे इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सपोज अगर मैं एक आई के अंदर लाइट थ्रो कर रही हूँ तो दूसरी आई की पीपल का भी कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और इसका ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स है ना वो डाइवर्स होते हैं एक प्री टैक्टल न्यूक्लियस से ऑपोजिट साइड वाले प्री टैक्टल न्यूक्लियस। इसी की वजह से हमें मिल रहा है कंसेंसुअल या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। फिर आ रहा है तीसरा हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में करना क्या है, एकोमोडेशन का मतलब क्या है। एकोमोडेशन का अगर डेफिनेशन देखें तो ये है एबिलिटी ऑफ आई, हमारी आंख की कैपेसिटी, आई फोकस, कौन से ऑब्जेक्ट को फोकस करना है डिफरेंट डिस्टेंस पे एट वेरियस डिस्टेंस, इसे कहते हैं हमारी आई की एबिलिटी है कि जो फोकस कर रही है अलग अलग डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एकोमोडेशन फॉर फार विजन भी हो रहा है, एकोमोडेशन फॉर नियर विजन। तो जब फार विजन होते हैं, यहाँ पे दूर का जब हम देख रहे हैं तो हमारे जो सीलियरी मसल्स होते हैं यहाँ पे ये रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लेंस है ना उसका डायमीटर कम रहे। पर जब हम नियर विजन के लिए एकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज को अगर नजदीक लेके आ रहे हैं तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखो एकोमोडेशन जब नियर विजन, तो सबसे पहला होगा कंट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ना वो टेंस हो, और इसकी वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट लैक्स होगा, सॉरी। इसकी वजह से ये जो आई बॉल है उसका मेनली एंटीरियर वाला कर्वेचर ज्यादा चेंज, ठीक है। तो इसमें चेंज आया, एक चेंज आया इन द एंटीरियर कर्वेचर, और दूसरा चेंज आ रहा है, दोनों जो आई बॉल है ना वो कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ आई, दैट इज सेकंड चेंज, ठीक है। तो ये चेंजेस हमें एकोमोडेशन फॉर नियर विजन। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में करना क्या होता है, हमें इंडिविजुअल को बोलना है पहले दूर का ऑब्जेक्ट देखे, फिर उसको बोलना है नजदीक का देखे। तो क्या होगा, सबसे पहला मिलेगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल हमारी कंस्ट्रिक्ट हो रही है। फिर कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, 3 चेंजेस याद रखने, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, एंड तीसरा है
चेंज इन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव पावर लेंस का चेंज हो रहा है। तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमने अकोमोडेशन का रिफ्लेक्स देखा इसमें भी स्फिंक्टर पिपिलरी का कंट्रैक्शन है, ठीक है। और इसका फायदा क्या होगा? स्फेरिकल और क्रोमैटिक एब्रेजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्फेरिकल क्रोमैटिक एब्रेजन क्या है वो मैं बता रही हूँ। और इससे क्या होगा कि जो लाइट एंटर हो रही है ना वो भी फिक्स हो जाएगी कि इतनी ही लाइट जाने वाली है, ठीक है। फिर आ रहा है कन्वर्जेंस ऑफ प्यूपिल। कन्वर्जेंस मतलब दोनों प्यूपिल कन्वर्ज हो, नजदीक आएंगे एक दूसरे, ठीक है ना। दोनों, सॉरी, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, दोनों आईबॉल नजदीक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आईबॉल नजदीक आने से फायदा क्या होता है? सपोज ये देखो, ये एक आई है, ये जब दोनों आईबॉल नजदीक आ रहे हैं ना तो ये जो कन्वर्जिंग रेज है ना वो रेटिना के सेम पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर सेम पार्ट का स्टिमुलेशन हुआ तो ही सिंगल इमेज बनेगी। अगर अलग अलग पार्ट का स्टिमुलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे ये स्टिमुलेट हुआ, यहाँ ये वाला हुआ, तो दो इमेजेस। ये नहीं हो, इसके लिए कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, ठीक है। और अगर जब दो इमेज बनेगी तो सब्जेक्ट को क्या होता है? डबल विजन, से कहते हैं डिप्लोपिया, डबल विजन, ठीक है। फिर तीसरा चेंज, तो रिफ्रैक्टिव पावर होता है ना लेंस का, ये देखो ये वाला बढ़ता है, ठीक है। लाइट रेज जब भी नजदीक के कोई भी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं तो हमारा जो लेंस है ना वो थिक हो जाता है। तो फार विजन में जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है ना, इससे सपोज अराउंड इसका 15 डायोप्टर, और यहाँ पे ये हो जाता है 29 डायोप्टर। फार विजन में नॉर्मल रहता है, कम रहता है, और नियर विजन को बढ़ जाता है। अभी इसका पाथवे अलग है, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स का पाथवे लाइट रिफ्लेक्स से अलग है। तो सबसे पहले क्या वो सेम है, हम लोग कुछ भी देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो आएगी आई में से, फिर ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़मा, ऑप्टिक ट्रैक, फिर ये जाएगा लेटरल जेनिटल बॉडी, फिर विजुअल कॉर्टेक्स तक भी जा रहा है यहाँ, है ना, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी विजुअल एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया, ठीक है। फिर वहां से वो जाएगा एरिया नंबर 8, फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। और वहां से कॉर्टिकल न्यूक्लियर फाइबर्स, और ये जो कॉर्टिकल न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं ना, ये थर्ड क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस, थर्ड क्रेनियल नर्व एंड एडिंजर वेस्टफाली, यहाँ दोनों पर जाते हैं। तो थर्ड क्रेनियल नर्व वाले जो न्यूक्लियस के फाइबर्स है ना वो मीडियल रेक्टस को, और मीडियल रेक्टस क्या कर रहा है? कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, है ना, मीडियल रेक्टस, है ना। LR6SO4 थ्राइस हमने किया था। लेटरल रेक्टस को 6th क्रेनियल नर्व, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th, और बाकी सबको 3rd, तो मीडियल रेक्टस को 3rd सप्लाई, ठीक है। फिर एडिंजर वेस्टफाल के जो फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे लेंस की थिकनेस को बढ़ाएंगे, और साथ में ही ये प्यूपिल का भी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सभी चेंजेस, एकोमोडेशन के 3 चेंजेस हो गए। और दूसरा ये जो है वो बायलेटरल है ना। एकोमोडेशन ऐसा नहीं है कि एक आई में होगा, अगर हम एक आंख बंद करके भी ऑब्जेक्ट को नजदीक आ रहे हैं तो दोनों साइड होगा, ठीक है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन भी दोनों साइड मिलेगा। फिर ये जो एकोमोडेशन है ना वो एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो सीलियरी मसल है ना उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए अगर हम बहुत टाइम मोबाइल करते हैं, बहुत टाइम ऐसे देखते रहते हैं तो हमें हेडेक होता है, टेलीविजन भी देखते हैं या नजदीक का कुछ देखते हैं, तो क्यों? क्योंकि जो सीलियरी मसल्स है वो फटीग हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एकोमोडेशन। अभी इसका अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, अप्लाइड एस्पेक्ट में आएगा एक हमारा अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल। अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल क्या होता है? ये जो अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल है ना वो इजीली याद रखना हो तो ARNT, मतलब यहाँ पे हम कैसे रख सकते हैं? एकोमोडेशन, आर के मतलब रिफ्लेक्स, प्रेजेंट, ऐसे करके याद। तो ये जो प्यूपिल होती है उसमें क्या होता है? एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है पर लाइट रिफ्लेक्स नहीं होता। मतलब अगर वो आई के अंदर आप लाइट डाल रहे हो ना तो आपको प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, पर अगर वो एकोमोडेट कर रहे हो तो प्यूपिल होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो लीजन है ना वो हमारे जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में, जहाँ पे हमारा प्यूपिलरी रिफ्लेक्स का सेंटर है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के बाजू में जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है वहां पे होता है। तो इसकी वजह से होगा क्या? कॉमनली ये सिफिलिस में होता है, सीएनएस में अफेक्ट की वजह से लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है। तो ये हो गया ARP। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, देखो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट, इसमें रिवर्स अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, मतलब एकोमोडेशन रिफ्लेक्स एब्सेंट एंड लाइट रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे एकोमोडेशन का जो रिफ्लेक्स का जो सेंटर है ना जो है हमारे फ्रंटल लोब में, तो वहां पे डैमेज हुआ, तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स गया, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्स रहेगा। और या फिर तीसरा एक अप्लाइड एस्पेक्ट है कि इफरेंट पाथवे में लीजन,
इफरेंट पाथवे लीजन मतलब आफ्रंट तो बराबर होगा, जो इफरेंट वाला है ना हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व और वो, तो वहां पे लीजन। तो इसमें लाइट रिफ्लेक्स जो है ना दैट इज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। और दूसरा है एंड जो नॉर्मल साइड है ना वहां पे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स रहे, और इसके कॉजेज में आ रहा है, हाँ नॉर्मल साइड पे, हाँ हाँ एक बात, लाइट रिफ्लेक्सेस दोनों में एब्सेंट होगा, पर नॉर्मल साइड वाले में एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा और ऑपोजिट साइड में वो एब्सेंट। इसका कॉज क्या है, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व गई है या पैरासिम्पैथोलाइटिक कोई ड्रग दिया है, ठीक, या थर्ड नर्व की पाल्सी है, थर्ड नर्व दैट इज ऑक्यूलोमोटर। फिर दूसरा है वर्निकेस हेमी एनोपिक प्यूपिल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें है ना ऑप्टिक ट्रैक में लीजन है, ऑप्टिक कायस्मा के बाद जो है ना यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक आ रहा है, वहां पे लीजन, सेम साइड लीजन होगा तो क्या रहेगा कि सेम साइड इप्सिलेटरल या सेम साइड डायरेक्ट एंड ऑपोजिट साइड कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स आ रहा है, मतलब कि लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट व्हेन लाइट थ्रोन ऑन द टेम्पोरल साइड। क्योंकि यहाँ पे ये देखो ऑप्टिक ट्रैक में हमने बताया था ना कि लेफ्ट साइड की ऑप्टिक ट्रैक है वो कहाँ से लेके जा रही है, हाँ अगर लेफ्ट साइड की ऑप्टिक ट्रैक में लीजन है तो राइट साइड का होमोनिमस हेमियनोपिया मैंने लास्ट सेशन में बताया है। तो राइट साइड का होमोनिमस मतलब दोनों राइट हाफ गए, ये और ये, है ना, तो राइट हाफ गए तो साथ साथ में उसका क्या जाएगा, लाइट रिफ्लेक्स भी जाएगा। नेजल हाफ इस साइड पे और टेम्पोरल लेफ्ट साइड के तो उसमें रहेगा। फिर इसके बाद आ रही है एडिस्टोनिक प्यूपिल, फिर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, तो लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है और अफेक्टेड जो प्यूपिल है ना वो बड़ी हो जाती है, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, तो ये सब हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट। अभी रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताएंगे, ये जो रिफ्रैक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव एरर। तो बट रिफ्रैक्टिव एरर के लिए हमें पहले पता तो होना चाहिए ना कि रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे हम छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना कि सपोज ये हमारा एक ग्लास है, इसमें पानी भरते थे ना, फिर इसके अंदर पेंसिल रखते, तो हमें जो ये पेंसिल है ना वो टेढ़ी नजर आती थी। ऐसा क्यों था कि जो लाइट रेज है ना वो पास होते थे हमारे एयर में से फ्लूइड में, है ना, तो जब भी हमारे लाइट रेज एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो बैंड होते हैं, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, है ना, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मीनिंग है बेंडिंग। अगर वो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी तरफ जाए, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी तरफ का मतलब क्या है, अगर एयर में से सपोज देखो ये हमारी आई है, ठीक है, ये एयर है और ये अंदर जा रहे हैं ना तो सेंटर की तरह रिफ्रैक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग है ना डायग्राम ऐसे बना। तो लो डेंसिटी ये लो हुई ना, यहाँ पे अंदर हमारा लेंस वगैरह सब कुछ, तो हाई डेंसिटी तो सेंटर की तरफ रिफ्रैक्ट करेंगे, और हाई डेंसिटी से लो में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये जो डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन है ना ये हमारा फंक्शन है अलग अलग मीडिया, ठीक है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्ट। अभी रिफ्रैक्टिव मीडिया कौन से हमारी आई में, जो हमारे लाइट रेज है ना वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एंटर हो रहे हैं, और ये हमेशा से जाते हैं एयर में से जाएंगे अंदर, ठीक है हमारे। तो सबसे पहला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे एयर का देखा है ना वो हम 1 ले लें, और जो ग्लास है इसका 1.5 है। अभी आई की बात करें तो जब हमारे आई के अंदर जैसे ये एंटर हो रहे हैं ना लाइट रेज, सबसे पहला वो कौन कौन से इंटरफेजेस से पास होंगे, सबसे पहला आएगा हमारा कॉर्निया। तो यहाँ लाइट रेज है ना वो पहले एयर में जा रहे हैं, फिर जा रहे कॉर्निया, इसमें भी आएगा एंटीरियर सरफेस जो कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियर सरफेस जो कि कॉनकेव है। तो एंटीरियर जो कॉन्वेक्स होता है ना उसका प्लस रहता है और कॉनकेव का माइनस रहता है। फिर वो जा रहा है एक्वेस में से ना, फिर जाएंगे वो लेंस, फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेंस और वीट्रियस, और फिर जाकर के रेटिना पे। तो ये सब रिफ्रैक्टिव जो मीडियाज है उसको पास करके, सबसे पहला अगर एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो 1, कॉर्निया का आएगा 1.38। कॉर्निया का ऐसे सबसे ज्यादा होता है, लेंस अगर कन्वर्जेंस कर रहा है या एकोमोडेशन फॉर नियर विजन कर रहा है तो लेंस हमारा ज्यादा थिक रहेगा, तब लेंस का बढ़ेगा। अगर हम दूर का देख रहे हैं तो लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर फिर कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्वेस का होता है 1.3 और वीट्रियस का होता है 1.3, तो ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव
इंटरफेसिस हो। तो इसमें सबसे पहला था कॉर्निया। तो कॉर्निया है ना, वो सबसे ज्यादा 2/3 जितना हमारा रिफ्रैक्शन यहाँ पे ही हो जाता है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो डिफरेंट है एयर से। देखो मैंने क्या बताया, एक रिफ्रैक्टिव, ये देखो कॉर्निया में 1.38 हो गया, एक्वस में कितना था 1.3। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है। एयर में 1.0 और इसका 1.38, जितना डिफरेंस ज्यादा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन, है ना। तो हाईएस्ट रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है हमारा, सबसे ज्यादा हो रहा है एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। और 1/3 होगा हमारे लेंस के, ठीक है। और इसीलिए हाँ, एक और भी बात है यहाँ पे, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, ठीक है। और इसीलिए जो भी कोई रिफ्रैक्टिव एरर होती है ना, तो वहां पे ये कॉर्निया के कोई पैथोलॉजी में ज्यादा होगी, ठीक है। फिर हाँ, दूसरा एक इसका अप्लाइड एस्पेक्ट भी है कि जब हम पानी में जाते हैं ना, तो क्या होता है, पानी में जाएंगे तो ये देखो कॉर्निया है, यहाँ एयर है, तो नॉर्मली हमारा ये डिफरेंस रहता है 1.00 एंड 1.38। पर यहाँ पानी में जाएंगे तो ये डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये 1.0 नहीं रहेगा, सपोज ये 1.3 हो गया, तो ये हमारा डिफरेंस कम हो गया ना, तो इसी वजह से रिफ्रैक्शन नहीं होगा और इसी की वजह से हमें ब्लरिंग ऑफ विजन, है ना। तो ये इसका अप्लाइड एस्पेक्ट। अभी एक और, रिड्यूस्ड आई या स्कीमेटिक आई किसे कहते हैं। जब भी हम रिफ्रैक्टिव एरर या कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन मतलब हमने क्या किया है, सभी रिफ्रैक्टिव पावर्स जो हमारी कॉर्निया है, हमारा लेंस है, इन सबका प्लस प्लस कर दिया, एल्जेब्रिक समेशन। तो हमें कितना रिफ्रैक्टिव पावर मिल रहा है, नॉर्मल आई का बात करें तो +59, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, अगर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक हम सिंगल लेंस लेंगे, इसको हम रख रहे हैं 17 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ पे, और 7 मिलीमीटर बिहाइंड द कॉर्निया, क्योंकि हमारे टोटल आई बॉल की साइज थी 2.5 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं 24 मिलीमीटर भी ले सकते, तो 24 को डिवाइड कर दिया, 17 + 7 करेंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। तो ये 24 कैसे बनाया हमने, हमने एक ही लेंस रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव पावर है 59 डायोप्टर, है ना। और ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारी जो टोटल जो रिड्यूस्ड आई जिसे या स्कीमेटिक आई कहते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो +59 डायोप्टर। ये 59 में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा था, कॉर्निया में। तो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव पावर 2/3 था इसमें, तो 44 डायोप्टर कॉर्निया का, और लेंस का था 15 डायोप्टर, है ना, 1/3 लेंस का। तो ये हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, 59 डायोप्टर। हाँ, तो हम जब भी डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे एक ही लेंस रखते, रिड्यूस्ड आई बना, ठीक है। अभी हम रिफ्रैक्टिव पावर, तो ये हमने क्यों 17 सेंटीमीटर आगे रखा, क्योंकि हमारा जो रिफ्रैक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं ना डायोप्टर में, रिफ्रैक्टिव पावर का जो फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या है मैं करवाती हूँ। तो फोकल लेंथ मतलब ये जो हमारा सेंटर है, इससे जो हमारा यहाँ पे इमेज बन रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं इसको 1/17, ये मीटर में होता है तो 0.017 होता है ना, हमारा तो मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 17 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.017 मीटर। तो हम करेंगे इसका 1/0.017 मीटर इज इक्वल टू 1/17 डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर ले लो, तो ये हमारा आ गया 59 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये 59 डायोप्टर। हाँ, अभी कर रहे हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज के लिए थोड़े सब डेफिनेशंस पहले करेंगे। सबसे पहला है ऑप्टिकल सेंटर, या इसे कहते हैं नोडल पॉइंट। यहाँ पे ये वाला, तो ये जो हमने लेंस रखा है ना, इसका जो सेंटर है, ये लेंस मैंने अच्छा नहीं बनाया है, ये वाला इसका जो सेंटर होता है ना, उसको नोडल पॉइंट कहते हैं। क्यों ये इसको नोडल पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो सेंटर पार्ट में से जो लाइट रेज जाएंगे ना, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। हम जैसे भी ड्रॉ करते हैं ना, तो आजू बाजू वाले बेंड करते हैं, ये वाले नहीं। और इसमें से जो लाइन पास हो रही है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस के वहां पे, जहां पे ये हमारा सभी कन्वर्ज होके बनते हैं, जब भी सभी लाइट रेज कन्वर्ज होके जहां इकट्ठा होते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये 3 याद रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं या फोकल पॉइंट भी कहते हैं।
फोकल पॉइंट एंड नोडल पॉइंट। ठीक है, फोकल पॉइंट हमेशा से मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल आई का हमारा होता है कहाँ पे, रेटाइना के, ठीक है, तो यहाँ पे। तो और उसके बाद आएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन नोडल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट। देखो फिर से बता रही हूँ, ये नोडल पॉइंट मतलब ये मेरा लेंस है ना, इसका सेंटर नोडल, और यहाँ में से जो एक्सिस पास हो रही है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ जहाँ इमेज बन रही है वो है फोकल पॉइंट। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा 17 मिलीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गई 17। और रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे डायोप्टर में इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। अभी इसको 1 अपॉन 0.017 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जितनी फोकल लेंथ शॉर्ट हो रही है इतना पावर बढ़ेगा, है ना। और तो क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया ना, देखो 1000 डिवाइडेड बाय मैं 17 कर रही हूँ तो मुझे 59 मिल रहा है। अभी 1000 डिवाइडेड बाय मैं 10 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा ना। तो डायोप्टर बढ़ गया ना, तो मतलब फोकल लेंथ कम हो रही है ना। ये फोकल लेंथ 17 के बदले मैंने 10 कर दी तो पावर बढ़ गया, फोकल लेंथ बढ़ गई है। अगर सपोज मैंने 1 अपॉन फोकल लेंथ मेरी हो गई है 0.050 है ना, तो क्या हुआ, 1 अपॉन 50 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 ऊपर ले जाओ तो ये कितना आ गया हमारा 20। डायोप्टर कम हो गया है ना, पावर कम हो गया, तो इसका जो यूनिट है वो डायोप्टर। तो फोकल लेंथ जो है वो अगर 1 मीटर हुआ तो डायोप्टर हो गया 1। और दूसरी एक बात, जो कॉन्वेक्स लेंसेज होती है ना उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है ना वो इस साइड पे होती है, लाइट रेज आएंगे ना और यहाँ कन्वर्ज। अगर मैं बात कर रही हूँ ये वाला कॉनकेव लेंस की, देखो ये, तो इसके सब मिलेंगे कहाँ पे, ये जो ये तो नोडल पॉइंट हो गया, पर ये फोकल जो है ना वो यहाँ पे रहे, ऑपोजिट साइड, तो ये नेगेटिव। इसीलिए हम जो कॉनकेव लेंसेज, जिनको भी कॉनकेव ग्लासेस है ना नंबर, तो माइनस नंबर वो नेगेटिव, जो जिनको कॉन्वेक्स है वो पॉजिटिव, तो आप सबको माइनस नंबर। अगेन फिर से नोडल पॉइंट हो गया ऑप्टिकल सेंटर, कॉर्निया से 7 मिलीमीटर है। विजुअल एंगल मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है ना इसे विजुअल एंगल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो विजुअल एंगल, फिर वो आगे हम करेंगे। फिर फोकल पॉइंट जहाँ पे ये सब लाइट रेज इकट्ठा होते हैं, ये वाला सॉरी रेटाइना की, ठीक है। और ये भी हमें आ गया फोकल लेंथ है, तो डिस्टेंस बिटवीन नोडल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट एंड पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन 4 डायोप्टर। जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी पावर घटेगा, फोकल लेंथ घटेगी पावर बढ़ेगा। फिर ऑप्टिकल एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस, ये भी दो टर्मिनोलॉजी। तो ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कॉर्निया टू द सेंटर ऑफ लेंस, यहाँ से ऑप्टिकल, यहाँ से लेंस के सेंटर के थ्रू फिर टाइम। और विजुअल एक्सिस मतलब जो भी लाइन बन रही है यहाँ नोडल पॉइंट के ऊपर तो आएगी, यहाँ सेंटर में ये भी आएगी, ये वाली ये विजुअल एक्सिस है। पर फिक्सेशन पॉइंट एंड फोबिया, ये दोनों एफ याद रखना, फोबिया जो फिक्स से कहते हैं विजुअल एक्सिस। फिर हाँ, एकोमोडेशन फॉर फार विजन, अगर हम दूर का देख रहे हैं जब भी तो उसे कहते हैं एकोमोडेशन फॉर फार विजन। जो एकोमोडेशन फॉर फार विजन होता है ना, तो हमारा जो लेंस है ना वो एकदम रिलैक्स्ड होता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव पावर होता है हमारा 15 डायोप्टर। और जब हम नजदीक देख रहे हैं तो जो लेंस है ना इसका रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ेगा, इसमें +14 जाएगा, तो 29 डायोप्टर, ये याद रखना है। और फार पॉइंट और नियर पॉइंट भी याद रखना है। फार पॉइंट मतलब जो सबसे दूर का पॉइंट जहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमारी रेटिना के ऊपर फोकस हो। फार पॉइंट नॉर्मली 6 मीटर्स पे हम कहते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल या 20 फीट। और नियर पॉइंट की जो नियरेस्ट पॉइंट है वहां से जो लाइट रेज आकर के हमारी रेटिना पे है, और ये हमारा होता है 30 to 35 सेंटीमीटर नॉर्मली। और एज के साथ ये जो नियर पॉइंट है ना वो धीरे धीरे दूर जाएगा, ठीक है। जब छोटा बच्चा है ना तो इसमें नॉर्मली हमारे में तो होता है ये नियर पॉइंट, देखो ये 35 में से ये दूर जा रहा है जैसे जैसे एज,
इसीलिए एज बढ़ने के साथ प्रेस बायोपिया आ रहा है, ठीक है ना। फिर एक और दो टर्मिनोलॉजीज है, रेंज ऑफ एकोमोडेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन। रेंज ऑफ एकोमोडेशन का मतलब अगर फार पॉइंट और नियर पॉइंट का डिस्टेंस, फार पॉइंट कितना था हमारा 6 मीटर है ना, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, और ये है नियर पॉइंट है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन मतलब फार पॉइंट जब हम देख रहे हैं तो हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव पावर 15 डायोप्टर है, और नियर देख रहे हैं तो 29, तो इनका डिफरेंस 14 डायोप्टर। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये जो डिफरेंस है ना वो कम होता है, क्योंकि वो नियर पॉइंट के ऊपर लेंस अपना एकोमोडेशन पावर, रिफ्रैक्टिव पावर एकोमोडेशन के टाइम पे नहीं बढ़ा सकता। अगर ओल्ड एज में ये 14 के बदले 2 हो जाता है, मतलब ये 15 तो रहेगा, पर ये 29 के बदले हो जाएगा 17, तो ये रेंज हो गई 2, है ना, इसीलिए नजदीक का फिर नहीं देख देख सकते। तो यहाँ पे ये अभी, हाँ, ऑप्टिकल एब्रेशन एक छोटा सा टर्म। ऑप्टिकल एब्रेशन मतलब कि नॉर्मल में से कुछ डेविएट हो। दो टाइप की एब्रेशन होते हैं, स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक। स्फेरिकल मतलब ये देखो हमारा जो लेंस है ना वो एक जैसा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है और साइड में ये टेपर्ड है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह से जो लाइट रेज आएंगे ना उसका रिफ्रैक्शन अलग अलग है, इसीलिए जब हम नजदीक का देखते तो पिupil कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे क्या होगा, ये जो एब्रेशन है ना उसकी शेप की वजह से वो हाइड आउट हो जाएगा, तो इतने में से ही लाइट रेज जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दिस इज द रीजन फॉर पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन। दूसरा है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब अलग अलग कलर्स है, उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो उसका रिफ्रैक्शन अलग होगा। तो जैसे विबग्योर बताते हैं ना, विबग्योर, तो इसमें जो रेड कलर है ना उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो उसका रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है, तो रेड वाला है ना वो सबसे पीछे आएगा रेटाइना। तो हमारी जो आई है ना, नॉर्मल आई की बात भी कर, तो वो जो रेड है ना उसका रिफ्रैक्शन पीछे होगा, तो ये जो हाइपरमेट्रोपिक रहेगी रेड के लिए, और जो ब्लू है ना उसके सबसे आगे आएगा, तो इसके लिए वो मायोपिक रहेगी। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हम कराएंगे। तो इसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, मतलब थोड़ा सा वो एब्रेशन मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज, हमने कर दिया, लेंस का जो सेंटर है ना ये वाला, यहाँ से कहते हैं नोडल पॉइंट, ठीक है। फिर कॉन्वेक्स लेंस डिफर फ्रॉम कॉन्केव लेंस इन दैट, फॉर्मल मतलब पहले वाले में, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, पॉजिटिव फोकल लेंथ, द लेटर ऑफ बुक appears enlarged when seen through it, all of the above। कॉन्वेक्स है ना तो ये तो कन्वर्जेंस होगा ना, ऐसे कन्वर्ज करेगा। पॉजिटिव फोकल लेंथ है वो भी करेक्ट है, और अगर हम उसमें से लेटर देखेंगे तो बड़े बड़े दिखेंगे, तो दैट इज ऑल आर करेक्ट, ठीक है। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट ऑफ, क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका है, लेंस का, 1.4 ना, 1.38 था, ये 1.4 था। रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का ज्यादा है, पर रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो कॉर्निया पे। ये डिफरेंस है, क्यों रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो रहा है, देखो एयर का 1 है, एक कॉर्निया का 1.38 है, तो जितना डिफरेंस हुआ इतना बेंडिंग ज्यादा होगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेंस की ज्यादा, ये कंफ्यूजन नहीं कर। ब्लरिंग ऑफ विजन occurs when water enters the eye because, ये हमने बता दिया, यहाँ पे कॉर्निया है, इसके आगे वाटर आ जाएगा ना, तो नो रिफ्रैक्ट, कॉर्नियल सरफेस बिकम इरेगुलर, नहीं ऐसा नहीं होता। नो रिफ्रैक्शन अकर एट द वाटर लेयर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया, है ना। तो यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन अकर, सॉरी लेयर नहीं, यहाँ पे एट द कॉर्निया आएगा, एट द कॉर्निया। दोनों मीडियम सेम हो गया। विजुअल एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट, विजुअल एंगल क्या था यहाँ पे, एंगल जो ये था हमारा नोडल पॉइंट ना, तो और फोकल पॉइंट, तो नोडल पॉइंट पे जो एंगल था ना ये एस से बनता है, सॉरी ये मेरा चला गया, ये वाला, इसी विजुअल, और विजुअल एंगल से हमारी एक्यूटी डिसाइड होती है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी विजुअल एंगल याद रखें, एंगल सबटेंडेड एट द फोकल पॉइंट। फिर थोड़े से अभी एक्वेस ह्यूमर वाले भी बाकी, वो करवा लेती हूँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एक्वेस ह्यूमर एक्सेप्ट, देखो
एक्वस ह्यूमर है ना वो थिन वाटरी फ्लूइड है। फिर 1 to 1.3 pH हो गया। प्रेजेंट इन एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर, रिच इन एल्ब्यूमिन नहीं होगा, एल्ब्यूमिन एंड हाइलुरोनिक एसिड, तो वो इनकरेक्ट। एक्वस ह्यूमर डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा, तो सॉरी, एक्वस ह्यूमर डिफर्स फ्रॉम प्लाज्मा, इसमें आएगा हाई प्रोटीन है, विटामिन सी एंड NaCl हाई नहीं है। ये सॉरी ये नहीं है, सॉरी प्रोटीन्स नहीं है, विटामिन सी एंड NaCl। कैनाल ऑफ स्क्लैम, प्रेजेंट स्क्लैम ये प्रेजेंट एट द लिम्बस जंक्शन ऑफ लेंस एंड आइरिस। देखो यहाँ पे होता है, ये हमारा कॉर्निया है, आइरिडो कॉर्नियल जंक्शन, आइरिडो कॉर्नियल, जिसका दूसरा नाम है लिम्बस ना, तो आंसर हुआ लिम्बस। तो यहाँ पे आज के MCQs कंप्लीट हो रहा है। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वैसे सीरियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, मेरी बुक में से पढ़ेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, आई कैन गिव यू गारंटी। Thank you so much. If you like the video, you can like it, you can share with all your friends and subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.